आज भारत सरकार ने उनके पास जो फ्रांस और जर्मनी से लिस्ट आई है फॉरेन बैंक अकाउंट होल्डर्स की, उसमें से 3 नाम डिस्क्लोज किए हैं, प्रदीप बर्मन, पंकज चमनलाल, राधा एस तिम्बुल। हम 15 नाम और डिस्क्लोज कर रहे हैं। इनके नाम उन लिस्ट में हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी, मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संदीप टंडन, अनु टंडन, कोकिला धीरूभाई अंबानी, नरेश कुमार गोयल। बर्मन्स की फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, यशोवर्धन बिरला, परमिंदर सिंह कालरा, विक्रम धीरा, प्रवीण सोनी। ये 15 नाम जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये नाम हमने आज से 2 साल पहले 9 नवंबर 2012 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी हॉल में डिस्क्लोज किए थे। हमने बताया था कि इन लोगों के फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, उन लिस्ट्स में है जिन लिस्ट्स के नाम पहले कांग्रेस नहीं डिस्क्लोज कर रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। पहले कांग्रेस जब डिस्क्लोज नहीं किया करती थी तो भारतीय जनता पार्टी काफी शोर किया करती थी, प्रोटेस्ट किया करती थी, पार्लियामेंट को रोका करती थी और डिमांड किया करती थी कि इनके नाम डिस्क्लोज किए जाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक वादा किया था कि 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के लोगों को उम्मीद थी कि अब नाम डिस्क्लोज किए जाएंगे और 100 दिन के अंदर काला धन आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी जब नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं नाम डिस्क्लोज किए जा रहे। तो लोगों को शक हो रहा है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी ने जब वो लिस्ट देखी होगी तो उनको लगा होगा अरे बाप रे, इसमें तो हमारे वालों के भी नाम है। बीजेपी के लोग क्यों नहीं इन नामों को डिस्क्लोज कर रहे? लोगों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और फिर उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के दौरान जिस तरह से हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किया गया, हमने तो आप लोगों के अखबार और टीवी पे ही देखा था। कोई कह रहा था 10,000 करोड़ रुपया, कोई कह रहा 20,000 करोड़ रुपया। तो जिन लोगों ने वो पैसा दिया था, कहीं उन लोगों के नाम तो इस लिस्ट में और नहीं है। ये नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज किए जा रहे? ये नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज किए जा रहे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी इस देश के बहुत बड़े बिजनेस घराने का अस्पताल थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट किया और उनकी वाइफ, उस बिजनेस घराने की वाइफ, उनकी स्पीच को प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से खूब एग्रेसिवली ट्वीट किया गया। उनका नाम जब इस लिस्ट के अंदर है फॉरेन बैंक अकाउंट होल्डर्स के, और उनके अस्पताल के इनॉग्रेशन में जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैसेज मिल जाता है कि कोई हिम्मत ना करे उनके खिलाफ एक्शन लेने की, कोई हिम्मत ना करे उनका नाम डिस्क्लोज करने की। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, बहुत अच्छी शुरुआत है। 9 एम्बेसडर्स बनाए उन्होंने। उन 9 एम्बेसडर्स में से एक एम्बेसडर ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर है। तो जब उनको एम्बेसडर बनाया जाता है तो सारी सरकार को, सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये मैसेज मिल जाता है कि कोई हिम्मत ना करे इस लिस्ट को डिस्क्लोज करने की, क्योंकि ये लोग मौजूदा प्रधानमंत्री जी के भी बहुत क्लोज हैं और पहले वाले प्रधानमंत्री जी के भी बहुत क्लोज थे। आज हम आपको 3, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में भी बड़ा सेलेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। इस लिस्ट में जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस लिस्ट में जो कम पावरफुल लोग हैं या मामूली लोग हैं उनके घरों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड कर रहे हैं। ऐसी ही 3 इनकम टैक्स की रेड पिछले 2 सालों में हुई
जिसके कागजात मुझे मिले, उन लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, परमिंदर सिंह कालरा, विक्रम धिरानी और प्रवीण सोनी, इन तीनों ने तो अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों ने अगर अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो तीनों के खिलाफ 2 साल में तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया होना चाहिए था। तो ये 3 नाम इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है? सेलेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है, जो लिस्ट मैंने 2 साल पहले डिस्क्लोज की थी उसमें बर्मन परिवार के नाम थे, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लिस्ट डिस्क्लोज की है उसमें उन्होंने माना है कि प्रवीण बर्मन का भी एक नाम उसके अंदर है। इसका मतलब बाकी जो हमारे नाम हैं, हम मांग करते हैं सरकार से वो ये बताए कि बाकी नाम जो हमने डिस्क्लोज किए हैं वो नाम भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि निम्नलिखित एक्शन तुरंत लिए जाएं। सबसे पहले सारे अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट तुरंत जारी की जाए। नंबर 2, इनकी सबकी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। नंबर 3, जो जेल हैं उनके खिलाफ यूनिफॉर्म एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी को जेल भेज दो और दूसरे आदमी के खिलाफ कोई एक्शन ना लो, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो 3 स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इन तीनों स्टेटमेंट्स को, इन तीनों स्टेटमेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से फॉरेन बैंक्स की इंडियन ब्रांचेस हवाला करने में उनकी डायरेक्ट मदद कर रही है। यही चीज अमेरिका के अंदर पाई गई थी, और अमेरिका ने तुरंत उन बैंक्स के ऑफिसर्स को हिरासत में लेके उनकी जब जांच करनी शुरू की तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने सारे नाम अमेरिका वालों को दे दिए। हमारी भारत की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? जो जो बैंक्स हवाला करते हुए पाए गए हैं इस पूरे मामले में, मेरे पास तो 3 इनकम टैक्स रेट के स्टेटमेंट्स हैं, सरकार के पास तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। उन स्टेटमेंट्स के आधार पे जो जो बैंक्स की ब्रांचेस देश के अंदर हवाला कर रही हैं, उन सारे बैंक्स की ब्रांचेस के ऑफिसर्स को हिरासत में लिया जाए, उनसे जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हवाला का रूट कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही हवाला का रूट आज भी मेरी जानकारी के मुताबिक चल रहा है। हम लोग केवल नाम मांग कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हवाला का अभी तक बंद नहीं किया गया। मुझे सरकार ने जो दलील दी है अपनी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन में कि क्यों ये नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, वो बिल्कुल गलत दलील है। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था जिसमें लिखा था कि ये नाम सार्वजनिक किए जाएं, जो स्विस बैंकों के हिंदुस्तानी सिटीजन जिनके नाम स्विस बैंक से अकाउंट होल्डर के तौर पर पकड़े गए हैं, इनको सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपने ऑर्डर में बोला था। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की मौजूदा यूपीए सरकार की सारी दलीलें एग्जामिन करी थी। एक दलील उनकी ये भी थी कि जर्मनी के साथ जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है उसके तहत नाम सार्वजनिक करना उस ट्रीटी का वायलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने वो ट्रीटी पूरी पढ़ ली है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि नाम सार्वजनिक करना
उस ट्रीटी का उल्लंघन होगा। दूसरा उन्होंने ये बोला कि सरकार ने हमको जर्मनी की तरफ से कोई ऐसी चिट्ठी नहीं दिखाई जिसमें जर्मनी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि नाम को आप सार्वजनिक मत करिए। सरकार की तरफ से, आज मौजूदा सरकार की तरफ से फिर भी यही दलील दी जा रही है अपनी एप्लीकेशन में कि वो अपना ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दे, क्योंकि नाम सार्वजनिक करना इस ट्रीटी का वायलेशन होगा। तो ये बिल्कुल झूठी दलील है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोगों के लीगल अकाउंट्स हो सकते हैं, उनको सार्वजनिक करना, उनकी ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि वो कितना पैसा अपने लीगल अकाउंट्स में रखते हैं, और ये डिस्क्लोज करना उनकी प्राइवेसी का वायलेशन होगा। सवाल ये है कि क्या चीज आज बड़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सब नाम सार्वजनिक करे जाएं, तो ये सोच के आदेश दिया कि आज हिंदुस्तान की मौजूदा हालत में जहां इतना भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार का पैसा बाहर ले जाके फॉरेन बैंक्स में रखा जा रहा है, इसके लिए सार्वजनिक हित में ये बहुत जरूरी है कि देशवासियों को ये पता लगे कि किन लोगों के अकाउंट्स और कितने अकाउंट्स हैं। और अगर उससे ये इंफॉर्मेशन भी बाहर चली जाती है कि किसी का लीगल अकाउंट भी है बाहर, तो उसकी प्राइवेसी का जो छोटा सा इन्वेजन होगा वो इस सार्वजनिक हित के तुलना में बहुत छोटी बात है। सार्वजनिक हित इस देश का इसमें है कि आज इन अकाउंट होल्डर्स के नाम बताए जाए। दूसरी बात, मैंने जून के शुरू में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि अगर आप इस काले धन को वापस लाने के लिए या इसको रोकने के लिए अगर आप ठोस कदम उठाना चाहते हैं तो आपको 2 कानून बनाने की तुरंत जरूरत है। पहला तो हिंदुस्तान में हर तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कानूनी कर दिया गया है, जैसे कि पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसके चलते हुए लोग अपना काला धन हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर से लॉन्डर करके लाके, और किसी को पता नहीं लगेगा कि ये किसका पैसा है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स का कौन होल्डर है उसका पता नहीं लगता। इसी तरह से जो बाहर विदेश में जो टैक्स हेवन्स हैं, वहां पर जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, उसके कौन शेयर होल्डर्स हैं, कौन ओनर्स हैं, उसका नहीं पता लगता, वहां से भी पैसा आके इन्वेस्ट हो जाता है। तो मैंने ये राय दी थी कि भाई आपको अगर काला धन पकड़ना है तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स को इलीगल कर दें, और ये लाजमी कर दें कि हिंदुस्तान में कोई अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो ये किसका पैसा है ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कंपनी का भी अगर पैसा है तो इस कंपनी के ओनर्स कौन है, उस कंपनी का ओनर कोई दूसरी कंपनी है तो उस कंपनी के ओनर्स कौन, अल्टीमेट ओनरशिप आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा, कानून में परिवर्तन करने की यह जरूरत है कि आप एक ऐसा ऑर्डिनेंस से 1 मिनट में बनाए जा सकते हैं कानून, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब इनको अपना प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को नियुक्त करना था तो 1 मिनट में ऑर्डिनेंस इशू कर दी गई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट को बदल दिया गया। इसलिए दूसरा ऑर्डिनेंस आप ये इशू कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सब नागरिकों को जितने उनके अकाउंट्स या जितने एसेट्स हिंदुस्तान के बाहर हैं सब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे हिंदुस्तान की सरकार को, और जो पैसा या जो भी एसेट डिस्क्लोज नहीं किया जाता उसको माना जाएगा कि ये काला धन है, ये इलिसिट लॉन्डर्ड मनी है, और उसको सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी। और जब वो लोग डिस्क्लोज करते हैं तब आप स्विस गवर्नमेंट से या जो भी फॉरेन गवर्नमेंट है, टैक्स हेवन्स की जितनी सरकारें हैं, उनको आप चिट्ठी लिखिए यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के तहत, और उसमें ये चिट्ठी लिखिए कि देखिए इन सिटीजन्स ने तो अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज कर दिए हैं, इसके अलावा किसी सिटीजन का आपके देश में अकाउंट हो तो हमको बताइए, क्योंकि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन आपको
कि आप तुरंत